हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर, जहां पर आज पढ़ाई होने वाली है सॉल्यूशन चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेनरी लॉ। उम्मीद करता हूं कि आपने इससे पहले के सारे सॉल्यूशन के चैप्टर्स देख रखे होंगे और कभी आपने वो नहीं देख रखा तो आप यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, उस आई बटन को क्लिक करें और आई बटन को क्लिक करते से आपको प्लेलिस्ट नजर आएगी जिसमें मैंने सारे लेक्चर्स पहले से ही अपलोड कर दिए हैं आपके लिए। बच्चों, कभी आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले क्या करें, इस चैनल को, प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लगातार फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की सारी वीडियोस लगातार अपलोड कर रहे हैं जिससे आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। तो बच्चों, हम बिना देर किए स्टार्ट करेंगे हेनरी लॉ पर। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज से हमने एक इम्पॉर्टेंट कुछ नया सोचा है। नया ये सोचा है कि आज से आप क्या करेंगे, जब भी इस वीडियो को देखेंगे तो एक कॉपी लेके बैठेंगे, पेन लेके बैठेंगे और जो जो मैं बोलते जाऊंगा, जो जो मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखूंगा उसे आप कॉपी में क्या करते जाएंगे, नोट डाउन करते जाएंगे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि आप वीडियो को देख भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे और लिख भी रहे होंगे, जिससे आपके नोट्स प्रॉपर बनते जाएंगे और नोट्स बन जाएंगे तो फिर आप उस नोट्स को जब भी पढ़ेंगे, जब भी आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे, आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए आपने कभी अभी तक पेन और कॉपी नहीं लिया है तो जल्दी से भाग के जाए, दौड़ के जाए और कॉपी और पेन को लेकर आ जाए। तो हम बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है हेनरी लॉ। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या स्टार्ट करेंगे, हेनरीज लॉ। पर हेनरीज लॉ से पहले हमें एक चीज़ पढ़नी है जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। तो हेनरी लॉ में ये शब्द यूज़ होगा। सॉल्युबिलिटी क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सॉल्युबिलिटी के लिए, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ। तो मान लीजिए ये एक ग्लास है, मान लीजिए ये ग्लास है और इस ग्लास में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इस ग्लास में क्या भरा हुआ है बच्चों, पानी भरा हुआ है। तो आपने इसके अंदर क्या भरा हुआ है, वाटर, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ये तो आपको पता होगा, वाटर को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। मान लीजिए आपने इसके अंदर शक्कर घोली या नमक घोला, तो नमक ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 चम्मच नमक डाला। आपने जैसे ही 1 चम्मच नमक डाला और नमक डालने के बाद इसे घोल दिया, कभी आप ये सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट कहेंगे। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपने एक गिलास पानी लिया और उस गिलास में पानी में क्या डाली, 1 चम्मच नमक डाला। एक चम्मच नमक डालने के बाद उसे घोल दिया, तो क्या वो सॉल्यूबल हो गया? तो जवाब है हाँ सर, सॉल्यूबल हो जाएगा। पर कभी आपने 2 चम्मच डाला तो भी सॉल्यूबल हो जाएगा, 3 चम्मच डाला तो भी सॉल्यूबल हो जाएगा, 4 चम्मच डाला तो भी सॉल्यूबल हो जाएगा, 5 चम्मच डाला तब भी सॉल्यूबल हो जाएगा। तो सर व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। देखिए कितनी सिंपल सी बात है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व करें, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो मैं कभी यहाँ पर लिखूँ सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन तो क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, solubility of a substance is defined as maximum amount of solute that can be dissolved in गिवन सॉल्वेंट। यहाँ पर गिवन लिखें या सॉल्वेंट लिखें, इंसॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर। मैं मीनिंग समझाता हूँ बच्चों, उम्मीद करता हूँ ये बात, सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कितना सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि भैया 1 गिलास पानी है, उसमें नमक डाला, नमक जैसे ही डाला तो घुल जाएगा।
2 चम्मच डाला तो भी घुल जाएगा, 3 चम्मच डाला तो भी घुल जाएगा, 4 चम्मच डाला तो भी घुल जाएगा, 5 चम्मच डाला तो भी घुल जाएगा। तो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व करें किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, कितना नमक आप डिसॉल्व कर सकते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, इसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। मैंने आपको कहा आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हेनरी लॉ, पर हेनरी लॉ में शब्द यूज होता है सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया होगा तो हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे, नहीं आया तो एक बार और समझा दूं, मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा समझ में। तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। उम्मीद करता हूँ सॉल्युबिलिटी समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। तो आज हम इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हम गैस की सॉल्युबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं किसके अंदर, इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। सर इसका मतलब नहीं आया समझ में। देखिए यहाँ पर गैस जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या होता है सर, हम तो भूल गए इतने दिनों में। सॉल्यूट जो होता है जो लेसर क्वांटिटी में हो, याद होगा सॉल्यूट क्या होता है प्यारे बच्चों, जो लेसर क्वांटिटी में हो। और लिक्विड यहाँ पर क्या है, लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, लार्जर क्वांटिटी में, ये भी आपको पता होगा। और आपको पता होगा जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वही सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करता है, याद होगा। बताओ इन दोनों में ज़्यादा कौन है, इन दोनों में ज़्यादा लिक्विड है, इसलिए सॉल्यूशन कौन सा बनेगा बच्चों, सॉल्यूशन कौन सा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि गैस किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होती है तो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट फैक्टर जो है वो है, फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। सर ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और बताएं एक बार और। सर 2 बार बता दिया करें, हम थोड़े से वीक बच्चे हैं। नहीं बच्चों मैं 2 बार बता देता हूँ। देखो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में 2 चीज़ होगी, एक तो कौन होगा, सॉल्यूट होगा, मतलब सॉल्यूशन में 2 चीज़ होगी, एक तो सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो हमने फर्स्ट टॉपिक क्या लिया कि सॉल्यूट जो है वो गैस है, सॉल्यूट जो है गैस है, और सॉल्वेंट जो है वो क्या है, लिक्विड है। सॉल्यूट क्या होता है, जो लेसर क्वांटिटी में हो, सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्जर क्वांटिटी में है। इसका मतलब गैस कम क्वांटिटी में है और लिक्विड ज़्यादा क्वांटिटी में है। और आपको बताया गया है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है वही सॉल्यूशन का फेज डिसाइड करता है, मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड बनेगा। ये बात भी समझ में आ गई। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि भैया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन किस पर डिपेंड करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, नेचर ऑफ गैस। मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बच्चों, नेचर ऑफ गैस। तो आपको इसको मैं समझाता हूँ। इसको समझाने के लिए एक फ्रेज लिखता हूँ। देखिए फ्रेज क्या है, लाइक डिसॉल्व्ड इन लाइक। इसका मतलब क्या है, लाइक डिसॉल्व्ड इन लाइक, लाइक डिसॉल्व्ड इन लाइक। इसका मतलब ये है कि जो जैसा नेचर का होगा वो अपने अंदर उस वाले को क्या कर लेगा, डिसॉल्व कर लेगा। इसका मतलब समझ में नहीं आया। देखिए मैं आपको दूसरी भाषा में समझाता हूँ। देखिए बताओ, इंसान के साथ शादी करके ही तो बच्चा पैदा करेगा, और वो बच्चा कैसा होगा, इंसान ही होगा। हाँ यार, देखिए कितना सिंपल सा एग्जाम्पल है। इंसान क्या किसी डॉग के साथ शादी करके क्या इंसान पैदा कर सकता है? जवाब है नहीं। पहली बात तो इंसान और डॉगी के बीच शादी हो ही नहीं सकती, और बच्चे भी पैदा हो नहीं सकते। आज तक किसी को टेक्निक मिली नहीं है। बिल्ली जो है वो डॉग के साथ शादी का मतलब समझते हैं क्या होता है। तो कभी आप बिल्ली और डॉगी के बीच क्रॉस करवाए तो क्या कुछ होगा, क्या कुछ मिलेगा? तो उनके कोई बच्चे पैदा ही नहीं हो सकते। वैसे ही हम यहाँ पर कहेंगे कि जो जैसा है वो अपने अंदर वैसे को ही घोलेगा। इसका मतलब ये है कि लाइक डिसॉल्व्ड इन लाइक, मतलब कभी गैस का नेचर पोलर है, पोलर गैस है। गैस कैसी है बेटा, पोलर नेचर की है। तो पोलर गैस इजीली डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट। गैस यहाँ पर सॉल्यूट है,
गैस यहाँ पर सॉल्यूट है और यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड। तो मैंने एक बात कही कि कभी गैस पोलर हुई, गैस क्या हुई बच्चों, पोलर हुई, तो वो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी। तो मैं एक बात समझाता हूँ। कभी आपने देखा होगा, मान लो एक गिलास है, वैसे आपने देखा नहीं होगा पर ये सुना होगा, मान लो गिलास में क्या भरा हुआ है, वाटर, हाँ है ना। वाटर क्या होता है बच्चों, H2O, और आपको पता होगा H2O जो होता है पोलर होता है। पोलर का मतलब क्या होता है, बहुत से बच्चे पूछ रहे, पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो, तो H+OH नेगेटिव। कभी इसके अंदर वाटर के अंदर आपने किसको डिसॉल्व किया, किसको डिसॉल्व किया, हाइड्रोक्लोरिक गैस को, हाइड्रोक्लोरिक गैस को। और हाइड्रोक्लोरिक गैस भी क्या होती है बच्चों, पोलर नेचर की। तो ये दोनों जो होंगे वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। सर क्यों डिसॉल्व हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए डिसॉल्व हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी भी पोलर नेचर का है और HCl गैस जो है वो भी पोलर नेचर की है। इसका मतलब पोलर गैस जो होगा वो आसानी से पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो हम फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं कि लाइक डिसॉल्व्ड इन लाइक, मतलब कि कभी गैस पोलर नेचर की हुई और जो सॉल्वेंट है वो भी पोलर नेचर का हुआ तो आसानी से घुल जाएंगे। सर एक और एग्जांपल दो। देखो बच्चों, कभी हम यहाँ पर एग्जांपल ले, वापस हमने ग्लास लिया, क्या लिया बच्चों, समझ में आ रहा होगा बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, आपको ये समझ में आ रहा होगा। और नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर ये पोलर का कंसेप्ट समझ में नहीं आया। पोलर का मतलब होता है जिसमें प्लस और माइनस हो, प्लस माइनस। तो बच्चों कभी हम यहाँ पर बात करें किसकी, यहाँ पर हमने पानी ले लिया, पानी क्या होता है बच्चों, पोलर, हाँ है ना। और कभी आपने इसके अंदर कौन सी गैस मिला दी, ऑक्सीजन गैस। तो आप बता सकते हैं ऑक्सीजन गैस क्या पानी के अंदर डिसॉल्व होती है। तो जवाब है सर ऑक्सीजन गैस जो होती है पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व नहीं होती। आपने सुना होगा एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल पानी के अंदर कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। पर सच बताऊं वो ऑक्सीजन पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व होती ही नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल जो है ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी समय आता है जब पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, नदी के अंदर ऑक्सीजन का एक्सटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सर क्यों कम हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन पोलर नेचर की नहीं होती। ऑक्सीजन में प्लस माइनस नहीं होता, ऑक्सीजन में प्लस माइनस नहीं होता, ये पोलर नहीं होती। पर ये तो क्या है, पोलर। इसलिए ये पोलर नहीं होने की वजह से इस पोलर के अंदर अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाती। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, लाइक डिसॉल्व इन लाइक। और यहाँ पर ये लाइक नेचर के नहीं है इसलिए आसानी से डिसॉल्व नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। मैं जितना हो सकता है उतना अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों, रुकिएगा, सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बच्चों जोर से बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं, आवाज़ आनी चाहिए। मैसेज करें, चैट करें और बोले कि सर मज़ा आ गया ये बात सुनने में कि भैया लाइक डिसॉल्व इन लाइक। कुत्ता कुत्ते के साथ शादी करके कुत्ता पैदा करेगा, बिल्ली बिल्ली के साथ शादी करके बिल्ली पैदा करेगी। लाइक डिसॉल्व इन लाइक, पोलर पोलर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा पर नॉन पोलर पोलर के साथ डिसॉल्व नहीं होगा। ये बात समझ लें, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ज़्यादा जोर से हो गया। पर अब सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सोचो 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 सोचो, मान लो एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर ले रहे हैं, मान लो एक क्लोज कंटेनर है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा आपको। ये क्लोज कंटेनर है, क्या है बच्चों, क्लोज कंटेनर। इस क्लोज कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड। क्या भरा हुआ है बच्चों, लिक्विड। और इसमें क्या डिसॉल्व्ड है, गैस, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही है कि लिक्विड के अंदर क्या डिसॉल्व्ड है, गैस। तो ये गैस इसके अंदर डिसॉल्व्ड है, ठीक है, ये गैस डिसॉल्व्ड। अब सोचो कभी आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सोचना टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या गैस और पानी अच्छे से सॉल्युबल हो पाएंगे, अच्छे से मिक्स हो पाएंगे। तो जवाब है कि सर कभी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के मॉलिक्यूल से और दूर भागेंगे। सर क्यों भागेंगे, देखिए आप जानते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं या हीट देते हैं तो गैस का रैंडम मोशन बढ़ जाता है और वो हल्की होके कहाँ उठने लगती है, ऊपर की तरफ। तो ये गैस के मॉलिक्यूल जो ये वाले हैं कहाँ की तरफ उठने लगेंगे बच्चों, ऊपर की तरफ, हाँ या ना।
अरे बोलो प्लीज़ बोलो। टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाया तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ उठेंगे? ऊपर की तरफ। और पानी के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? वेपर बन के ऊपर उठेंगे। तो क्या लगता है आपको, इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? तो जवाब है सॉल्युबिलिटी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ बॉन्ड बना के। देखिए पहले ये सॉल्युबल थे, पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा? टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर उठने लगेंगे और पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड तोड़ने लगेंगे, तोड़ने लगेंगे, तोड़ने लगेंगे, ये ऊपर उठेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर, ओहो हो सर मज़ा आ गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है कि नहीं? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। और बच्चों टेम्परेचर कभी कम कर दें तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल बात है। टेम्परेचर कम कर दें तो गैस का रैंडम मोशन खत्म हो जाएगा, हाँ है ना? रैंडम मोशन कम होगा तो ये कहाँ की तरफ सेटल डाउन होंगे? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ सेटल डाउन होंगे। तो पानी और गैस अच्छे से क्या होने लगेगी? मिक्स होने लगेगी। मिक्स को ही हम कहते हैं सॉल्युबल होने लगेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। आपको ये एरो दिख रहा होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। बच्चों मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया कि नहीं आया? मज़ा आया कि नहीं आया? तो इस पर एक एग्जाम्पल भी देता हूँ। बच्चों बताओ, सोचो एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल बोले तो फिश, बस फिश की नाम ले लेते। फिश बताओ कब अच्छे से सरवाइव कर पाएगी? जब गर्मी का सीज़न होगा या ठंड का सीज़न होगा? सोचो। तो आप कहेंगे सर गर्मी का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी का मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिज़ोल्व थी वो क्या होगी? ऊपर उठने लगेगी और पानी के साथ मिक्सिंग जो सॉल्युबिलिटी है उसकी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। क्यों सर? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया तो ये गैस, ऑक्सीजन गैस ऊपर उठी, ऊपर उठी, ऊपर उठी तो बच्चों पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। और पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो बेचारी फिश जो ऑक्सीजन लेने वाली थी किसके लिए? जीने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, वो उसको नहीं मिलेगी और मर जाएगी, हाँ है ना? इसलिए गर्मी के सीज़न में एक्वेटिक एनिमल्स परेशान हो जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सर तो ठंड के सीज़न में तो बल्ले बल्ले हो जाती है। सर बल्ले बल्ले क्यों? क्योंकि ठंड के सीज़न में टेम्परेचर कम रहता है। आपने देखा होगा अंटार्कटिका या फिर ठंडे देशों में एक्वेटिक एनिमल्स ज़्यादा अच्छे से जी पाते हैं। सर क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व होगी तो बच्चों फिश को चाहिए क्या? ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। बाकी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है उनके जीवन में, हाँ या ना? बस अपना ही जीवन खराब चल रहा है, बाकी उनका जीवन तो टेम्परेचर कम होने पर क्या होगा? अच्छा चलेगा। उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो सेकंड पॉइंट था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हम बिना देर किए किसकी बात करते हैं? इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। और यहीं से हेनरी लॉ चालू होने वाला है। तो बच्चों इफेक्ट ऑफ प्रेशर शुरू करते हैं बिना देर। चलिए अब हम बिना देर किए हेनरी लॉ स्टार्ट करेंगे। तो हेनरी लॉ क्या है उससे पहले एक शब्द पढ़ना होगा। तो थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, थर्ड पॉइंट ऊपर तक नहीं दिख रहा हो तो थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, नाम है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या बच्चों? प्रेशर का इफेक्ट से क्या होगा? सर टॉपिक क्या है बच्चों? हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब हम गैस को मिला रहे हैं किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो अब बोल रखा है कि आप कभी प्रेशर को बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी पर क्या असर आएगा और प्रेशर को घटाएं तो क्या होगा? तो जवाब आप ही देने वाले हो। मैं बस एक डायग्राम बनाता हूँ। तो बच्चों ये रहा एक सील पैक डायग्राम। देखिए ये डायग्राम मैंने बना दिया है। ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर 2 कंटेनर ले रहा हूँ, 2 कंटेनर। पहले कंटेनर में मैंने क्या ले रखा है? पहले कंटेनर में मैंने ले रखा है लिक्विड।
दूसरे कंटेनर में मैंने क्या ले रखा है, लिक्विड वाटर ले लो, जो लेना ले लो, और इसके अंदर हम किसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, गैस को। किसको डिज़ोल्व कर रहे हैं, गैस को। तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया है, फर्स्ट केस में हमने यहाँ पर एक वेट रख रखा है। क्या रख रखा है बच्चों, वेट। क्या रख रखा है बच्चों, एक वेट रख रखा है, और इसके अंदर क्या डिज़ोल्व है, इसके अंदर डिज़ोल्व है गैस। क्या डिज़ोल्व है बच्चों, गैस, हाँ है ना। अब बच्चों अब मैंने सेकंड केस में क्या किया, देखो मैं क्लियरली बात समझा दूँ, क्लियर समझा दूँ। मैंने पहले केस में एक लिक्विड लिया है, ब्लैक कलर वाला दिख रहा है, और उसके अंदर क्या डाल रखी है, उसके अंदर डाल रखी है गैस, ठीक है, और क्या लगा रखा है, वेट डाल रखा है। क्या डाल रखा है बच्चों, वेट डाल रखा है, हाँ है ना। इस वेट को मैं नाम देता हूँ W1। अभी फ़िलहाल प्रेशर कम है, अभी फ़िलहाल प्रेशर ऊपर से हमने क्या डाल रहे हैं, प्रेशर। प्रेशर कम है तो गैस देखें लिक्विड के साथ डिज़ोल्व है, आपको दिख रही होगी कितनी है। अब मान लीजिए अब आपने क्या किया, आपने जो है वेट बढ़ा दिया, आपने वेट बढ़ा दिया। वेट बढ़ाना मतलब ऊपर से प्रेशर बढ़ाना। अब बच्चों बताओ, जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो जो गैस के मॉलिक्यूल जो रैंडम मोशन में थे, अब वो क्या होंगे, बेचारों के पास कोई जगह नहीं है जाने की। बोलो कहाँ जाएंगे, बोलो कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, हाँ है ना, नीचे जाएंगे, हाँ है ना, ये नीचे जाएंगे। क्या 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 अभी बताओ यहाँ पर क्या था, अभी मॉलिक्यूल्स ऊपर तैर रहे थे। सर क्यों तैर रहे थे, प्रेशर कम था, हाँ है ना। गैस के मॉलिक्यूल जो थे लिक्विड के अंदर अभी सॉल्युबल नहीं थे, पर जैसे ही आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, जैसे ही आपने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कोई चारा ही नहीं है। कहाँ जाएंगे बेचारे, दीवार तोड़ के तो भागेंगे नहीं, न ऊपर जाएंगे, न इधर जाएंगे, बताओ गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे बच्चों, नीचे जाएंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल्स नीचे जा रहे हैं तो बच्चों लिक्विड के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप प्रेशर को बढ़ाएं, क्या करें बच्चों, प्रेशर को बढ़ाए तो क्या बढ़ती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। या फिर कहें कि कभी आपने प्रेशर को घटाया, प्रेशर को घटा दिया, कम कर दिया प्रेशर को, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी। जवाब आपको मिल चुका होगा। देखो बच्चों कितना सिंपल सा मैंने यहाँ पर लॉजिक लगाया है कि बच्चों पहले केस में मैंने कम वेट रखा है। कम वेट का मतलब कम प्रेशर का मतलब गैस जो है अभी आराम से पड़े हुए हैं ऊपर, हाँ है ना, पड़े हुए हैं बड़े। पर जैसे ही आपने सेकेंड केस में क्या किया, वेट बढ़ा दिया, वेट बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल जो है इधर तो जा नहीं सकते, इधर जा नहीं सकते, ऊपर नहीं जा सकते, तो बताओ बच्चों वो जाएंगे कहाँ, नीचे। और नीचे गए तो नीचे कौन है पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है लिक्विड। तो लिक्विड और गैस आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, प्रेशर घटाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। तो बच्चों अब आता है हमारा जिसका बेसब्री से इंतजार था वो टॉपिक। तो टॉपिक क्या है, हेनरीज लॉ। क्या है बच्चों, हेनरीज लॉ। क्या है बच्चों, हेनरीज लॉ। बच्चों लिख लो, नाम याद कर लो, कौन सा लॉ है, हेनरीज लॉ। सर हेनरीज लॉ क्या होता है बच्चों, हेनरी एक ऐसा साइंटिस्ट है जिसने प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच रिलेशन निकाला। इसी ने जो है डिटेल स्टडी की कि कितना प्रेशर बढ़ाएं, प्रेशर का क्या फॉर्मूला, मतलब कितना प्रेशर बढ़ाएं कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाए। तो इसने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी दिया जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं और इसी को हम कहते हैं हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ बिना देर के स्टार्ट करते हैं। हेनरी लॉ क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं समझा देता हूँ। हेनरी कहता है कि भैया जितना प्रेशर आप बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हाँ है ना। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ हेनरीज लॉ का, तब मज़ा आएगा। थोड़ा सा स्टेटमेंट अलग होते हैं, आप जानते हैं। तो स्टेटमेंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस
जो कि हमारा कौन है बच्चों, सॉल्यूट इन वेपर फेस। गैस का कौन सा फेस है बच्चों, वेपर फेस। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेस इज directly proportional to mole fraction, is directly proportional to mole fraction of gas in कौन सा सॉल्यूशन, इन कौन सा सॉल्यूशन बच्चों, लिक्विड सॉल्यूशन। अब बच्चों बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता है, सर स्टेटमेंट इतना गंदा क्यों लिखते हैं ये साइंटिस्ट अपने आप को क्या होशियार समझते हैं। बच्चों इनका स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, पर क्या है हम फर्स्ट टाइम सुनते हैं तो अजीब लगता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल फिर से डायग्राम बना के समझाता हूँ। तो मान लो ये क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है और इस क्लोज कंटेनर में क्या भरी हुई है, लिक्विड भरा हुआ है। क्लोज कंटेनर में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। और इसके अंदर क्या डिज़ोल्व है, इसके अंदर क्या डिज़ोल्व है बच्चों, गैस डिज़ोल्व है, हाँ है ना, इसके अंदर गैस डिज़ोल्व है। ये गैस है, ये गैस है, क्लोज कंटेनर है तो ये गैस यहाँ पे भी हो सकती है। तो ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ कहता है कि कभी आपने प्रेशर बढ़ाया, क्या बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, हाँ है ना। ये लॉ कहता है कि कभी आपने प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सिंपल सा इसका कभी हम इसी का एक और स्टेटमेंट लिखें तो स्टेटमेंट ये होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, किसका प्रेशर बढ़ा रहे हो, देखो बच्चों आप प्रेशर ऊपर से बढ़ा रहे हो, ऊपर से आप प्रेशर बढ़ा रहे हो माना, पर प्रेशर किसका बढ़ रहा है, प्रेशर किसका बढ़ रहा है, प्रेशर किसका बढ़ रहा है, गैस का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, सॉल्युबिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कितने मोल्स डिजॉल्व्ड है, कितने मोल्स डिजॉल्व्ड है सॉल्यूशन में, याद करें मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये लॉ बहुत ही सिंपल है। तो क्या बोलता है ये कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ, इसे पार्शियल प्रेशर क्यों कहते हैं, बहुत से लोग अभी कमेंट में लिख देंगे सर पार्शियल क्या होता है, पार्शियल क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो तो लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स तो अभी लिक्विड के कांटेक्ट में ही नहीं है, तो सिर्फ जो जो कांटेक्ट में है वही जो है प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे। इसलिए हम यहाँ पर टोटल प्रेशर वर्ड यूज़ ना करते हुए क्या यूज़ करते हैं, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस यहाँ पर कौन है, लाल वाले, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कितने मोल्स डिजॉल्व्ड हैं सॉल्यूट के सॉल्यूशन में, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ही होता है। तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं हम इसे, सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन, क्या लिख सकते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर को हम P लिखते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हम लिखेंगे X। और ये मोल फ्रैक्शन किसका है, मोल फ्रैक्शन किसका है बच्चों, सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका बच्चों, सॉल्यूट का। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट जो है KH है, क्या है बच्चों, KH। सर KH क्या है, तो यहाँ पर लिखना नहीं भूलूंगा, where KH is Henry law constant। बच्चों KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि भैया सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो नेचर होगा उसी पर KH डिपेंड कर रहा है। KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। बहुत से बच्चे हेनरी लॉ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं इस एग्जांपल से फिर से समझाता हूँ। देखिए फिर से समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, आपने जैसे ही प्रेशर बढ़ाया था,
प्रेशर बढ़ाया था। जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर किसका बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, लिक्विड तो नीचे पड़ा हुआ है बेचारा, लिक्विड तो नीचे है। तो जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस का प्रेशर बढ़ा। तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी लिखा है, ये सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी को हेनरी ने किस शब्द में लिखा, मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन लिखो या फिर सॉल्युबिलिटी कहो, बात एक ही है। बच्चों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, इससे ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए हैं और थोड़े वीक बच्चे भी, पर दोनों को मैं साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो P इक्वल्स टू KH, और X क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन है, और KH क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। ये बात आपको समझ में आई होगी। कभी हम इसका ग्राफ बनाएं, ऐसा ग्राफ कैसे बनाएं, तो आप देख सकते हैं इसका ग्राफ जो है किसी की याद दिला रहा है सर, किसकी, y इक्वल्स टू mx। अरे भाई y इक्वल्स टू mx क्या होता है, थोड़ा बताओ, y इक्वल्स टू mx क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। y इक्वल्स टू mx क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो y एक्सिस पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर। ये सर प्रेशर किसका है, प्रेशर ऑफ गैस। गैस ही तो प्रेशर, अरे यार प्रेशर कौन लगा रहा है, प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस तो लगा रही है सर, किस में लगा रही है, लिक्विड पर। तो प्रेशर y एक्सिस पर, स्लोप कितना है KH, और यहाँ पर x क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी और स्लोप जो है वो कितना आएगा, KH आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। पर हम न्यूमेरिकल में क्या यूज़ करेंगे, न्यूमेरिकल में कुछ यूज़ करने वाले KH और मोल फ्रैक्शन। बच्चों बताओ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, भूल गए होंगे अभी तक तो, बहुत दिन हो गए। मोल फ्रैक्शन याद करें, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। याद आया, तो P का फॉर्मूला नया आ गया, KH नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है बच्चों, सॉल्यूट प्लस सॉल्यूशन से। तो हेनरी लॉ जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी कि क्या पता क्या टफ होगा, ये सॉल्वेंट आएगा बच्चों, सॉल्वेंट। तो बच्चों बहुत से लोग सोच रहे थे क्या पता हेनरी लॉ टफ है कि आसान है, तो कितना आसान है कि भैया प्रेशर बढ़ाओगे तो किसका प्रेशर बढ़ेगा, गैस का। तो गैस का प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसका मतलब प्रेशर आप बढ़ाते जाओ, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। और सॉल्युबिलिटी को मेज़र किससे करते हैं, सॉल्युबिलिटी को मेज़र करते हैं किससे, मोल फ्रैक्शन से। किससे करेंगे बच्चों, मोल फ्रैक्शन से। तो जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लें। अब हमें हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स करने हैं, इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं और इसकी एप्लीकेशन देखनी है। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और लिख भी लीजिए, ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेनरीज लॉ में और क्या क्या चीज़ हैं। तो बच्चों हेनरी लॉ में अभी थोड़ी देर पहले हमने KH पढ़ा था, याद होगा KH क्या था, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये थोड़ी देर पहले ही हमने अभी पढ़ के आए हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ये होता है KH। और अभी हमने हेनरी लॉ भी पढ़ा। बच्चों बता सकते हो हेनरी लॉ क्या था, सर थोड़ा मुश्किल है हेनरी लॉ, थोड़ा सा एक बार और समझाएं। हेनरी लॉ ये है कि भैया पार्शियल प्रेशर, पार्शियल क्यों कहते हैं इस बारे में भी चर्चा हो चुकी है, क्योंकि पूरे के पूरे गैस के मॉलिक्यूल्स तो उस पर प्रेशर नहीं लगा रहे होंगे, कुछ ही मॉलिक्यूल लगा रहे होंगे, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। याद करें सर मोल फ्रैक्शन होता क्या है, सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन को ही तो सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो बच्चों प्रेशर इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला था KH इंटू X, और ये X क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मान लीजिए सपोज मान लीजिए प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। आपने प्रेशर को क्या ले लिया बच्चों, कांस्टेंट लिया। तो प्रेशर यहाँ पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। मान लो आपने जो अभी डायग्राम बनाया था उसके अंदर प्रेशर को ना बढ़ा रहे ना घटा रहे, प्रेशर को कांस्टेंट रख रखा है। तो कांस्टेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, KH और X सॉल्यूट, हाँ है ना। मैं KH को यही रहने दूँ, KH को मैंने यही रहने दिया और सॉल्यूट को X सॉल्यूट को नीचे ले गए, तो बोलो क्या बनेगा, कांस्टेंट अपॉन में X
सॉल्यूट। सर एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों केज जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि केज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इसका मतलब कभी 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 आपने केज को बढ़ाया, तो बच्चों केएच को बढ़ाया तो बोलो ये क्या होगा? मोल फ्रैक्शन घटेगा, और मोल फ्रैक्शन को ही तो हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। हाँ है ना? मतलब केएच को बढ़ा दिया आपने, केएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट को बढ़ा दिया तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कभी टेम्परेचर बढ़ाएं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाए तो मॉलिक्यूल्स ऊपर चल जाएंगे, तो लिक्विड और गैस का मिलन ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर भी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या आप इन दोनों से कंक्लूजन निकाल सकते हैं? केएच बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो इन दोनों से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि केएच जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो केएच की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। ये क्वेश्चन आपके जेई एग्ज़ाम में भी आया था, और इस बार तो नहीं, पर आपके पहले एग्ज़ाम जब 1 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते थे बोर्ड एग्ज़ाम में, तब ये आया था। क्या आया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या चीज़ चेंज होती है, क्या चीज़ बढ़ती है? तो उनमें बहुत सारे ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन गलत थे, पर यहाँ पर एक ऑप्शन सही था। टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट बढ़ता है। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट बढ़ता है। तो ये तो बात हुई किसकी? हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होता है, और केएच किस पे डिपेंड करता है? तो अभी हमने देखा कि केएच जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। इसका मतलब केएच बढ़ा दिया तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ये तो बात खत्म। हेनरी लॉ जो है, अब उसकी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? एप्लीकेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, हम हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों कभी हुआ तो मैं हेनरी लॉ की एप्लीकेशन जो है समझा पूरी देता हूँ, पर आपको एक नोट्स दे दूंगा। मैं कैसे दूंगा वो आपको पता चल जाएगा जब आप वीडियो देखेंगे। तो मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ बताता हूँ। सर हेनरी लॉ होता क्या है? हेनरी लॉ कहता है कि कभी आपने प्रेशर बढ़ा दिया, गैस का प्रेशर बढ़ा दिया लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या कभी किसी ने इस कमरे में बैठे हुए जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, क्या उनने सॉफ्ट ड्रिंक पी है? सॉफ्ट ड्रिंक सर कौन सी? कोका कोला। तो बच्चों हमने कोका कोला की बात कर रहे हैं, स्पेलिंग सही, कोका कोला। तो क्या हमने कोका कोला कभी पी है? थम्स अप पी है? जो भी आपको पसंद है। मुझे तो थम्स अप पसंद थी, पर अब नहीं पीता हूँ। पर सॉफ्ट ड्रिंक कभी आप पीते हैं? तो बच्चों बताओ, जब आप सॉफ्ट ड्रिंक को खोलते हो, जैसे ही खोला तो क्या होता है? सॉफ्ट ड्रिंक को आप कभी खोलते हो तो गैस बाहर निकलने लगती है। क्यों बाहर निकलती है आप बता सकते हो? क्योंकि जैसे ही आपने उसका ढक्कन खोला तो जो गैस होती है उसका प्रेशर रिलीज़ हो गया। प्रेशर रिलीज़ होना मतलब प्रेशर क्या होना? कम होना। आपने क्या किया? जैसे ही इसका ढक्कन खोला तो प्रेशर रिलीज़ हो गया, और प्रेशर रिलीज़ हुआ तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, या फिर कहें उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ है ना बच्चों? आपने कभी देखा होगा, कभी आप कोल्ड ड्रिंक को पी ले और पीने के बाद आप उसका ढक्कन लगा के, मतलब हल्का सा ढक्कन खोल के फ्रिज में रख दे, और अगले दिन कोल्ड ड्रिंक को पियो, तो क्या मज़ा आएगा? तो जवाब है सर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक में जो भी गैस थी वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है? उड़ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपने प्रेशर को कम किया तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। इसलिए कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड जो है सोडे के साथ अच्छे से मिला के रखने के लिए हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है। सर क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो बच्चों हम क्या करते हैं? प्रेशर को कभी बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कौन? बेटा कोल्ड ड्रिंक में मेन चीज़ क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सोडा डिक्रीजेस। हाँ है ना? नहीं, इंक्रीजेस।
ये बात आपको समझ में आई होगी। क्या समझ में आई कि आपने प्रेशर बढ़ाया तो कार्बन डाइऑक्साइड उस सोडे के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, और जैसे ही आपने चिब्बी खोली, चिब्बी बोलते थे हम तो, या ढक्कन खोला, तो प्रेशर जैसे ही कम किया प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, और प्रेशर रिलीज़ हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोल्ड ड्रिंक के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं समझा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्या है, सेकंड को मैं लिखता हूँ माउंटेन क्लाइंबर। बच्चों माउंटेन क्लाइंबर क्या होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट, आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो इंसान जाते हैं वो फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, हाँ है ना। मतलब आपके जैसे लोग या मेरे जैसे लोग, वैसे मैं तो फ़िट हूँ, मुझे आपके बारे में पता नहीं, आप भी फ़िट होंगे। कभी आप ऐसे नॉर्मल इंसान हैं, फ़िट नहीं हैं, तो आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने लायक नहीं है। क्यों नहीं चढ़ सकते? क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। देखिए माउंटेन क्लाइंबर्स के साथ क्या दिक्कतें आती हैं मैं समझाता हूँ। कभी आप माउंटेन क्लाइंबर है तो आप कहाँ जा रहे हैं, माउंटेन पे, हाँ है ना। और जैसे जैसे आप क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, जैसे हाइट पर जाते हैं तो प्रेशर क्या होते जाता है, कम, हाँ है ना। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, उसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। सर क्यों घटेगी? क्योंकि अभी तो पढ़ाया प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। कभी आप ऊपर जा रहे हैं, ये हमने पिछले साल पढ़ रखा है, प्रेशर ऊपर जाने पर, हाइट पर जाने पर प्रेशर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। जैसे से आप ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होता है तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी, कम हो जाएगी। इसलिए ऑक्सीजन डिज़ोल्व जो होगी ब्लड के अंदर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से माउंटेन क्लाइंबर्स के शरीर में क्या आएंगे, चक्कर, उन्हें चक्कर जैसा फील होगा, उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और चक्कर आने के कारण हो सकता है उनकी मौत हो जाए, या फिर सर दर्द हो, या फिर उनको अच्छा फील ना हो। इस बीमारी को हम कहते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं बच्चों? एनॉक्सिया। सर एनॉक्सिया क्या होता है? सर एनॉक्सिया क्या होता है? एनॉक्सिया ऐसी बीमारी होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसमें? ब्लड में। सर क्यों कमी हुई है? क्योंकि भैया ऑक्सीजन गैस है और ब्लड क्या है, लिक्विड होता है। तो जैसे ही आप ऊपर गए, माउंटेन पे गए, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रेशर कम होगा तो हेनरी लॉ, मैं यहाँ पर रेड पेन से लिखता हूँ, प्रेशर कम होगा तो हेनरी लॉ कहता है कि प्रेशर कम तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम। ये समझ में आ रहा होगा, प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी ब्लड में, और ये कम हुई तो उस आदमी को चक्कर आएंगे, उसे सर चक्कराने लगेगा, और उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एनॉक्सिया कहते हैं। तो और तीसरा एग्जाम्पल भी मैं हाथों हाथ समझा दूँ बेटा, जो स्कूबा डाइवर होते हैं, स्कूबा डाइवर, तो मैं तीसरा लिख देता हूँ पर जगह कम है, तो मैं तीसरा जो लिखता हूँ वो है स्कूबा डाइवर। सर ये क्या होता है? हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। बच्चों आपने देखा होगा स्कूबा डाइवर मतलब जो समुद्र के अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर, और आप जानते हैं समुद्र के अंदर पानी अपना प्रेशर बहुत ज़्यादा फील कराएगा। तो बच्चों जैसे ही वो समुद्र के अंदर जाते हैं स्कूबा डाइवर, तो प्रेशर बढ़ता है। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब सॉल्युबिलिटी किसकी बढ़ेगी? गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब गैस में क्या क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो जैसे ही आपने प्रेशर बढ़ाया तो बच्चों मैंने नहीं बढ़ाया, स्कूबा डाइवर जानबूझ के कहाँ जा रहे हैं? समुद्र में। समुद्र के अंदर की दुनिया देखना चाहते हैं कि समुद्र के अंदर कौन कौन से जीव है, जंतु है, जानवर है, फिश है, अलग अलग टाइप की फिश होती है। आपने देखा होगा समुद्र अंदर तक बहुत गहराई तक है, तो उसकी जांच करने के लिए और पता करने के लिए कौन कौन सी स्पीशीज़ है, तो स्कूबा डाइवर को तो जाना पड़ेगा। अब वो जैसे ही अंदर जाएंगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा, पानी उन पर प्रेशर लगाएगा, पानी प्रेशर बढ़ाएगा। तो हेनरी लॉ क्या कहता है कि प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सर किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी? नाइट्रोजन गैस की। सर सारी गैसेस होती है, नाइट्रोजन भी होती है, तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी ब्लड में।
बढ़ गई। अब नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है ब्लड में, अब क्या होगा, अब वो अंदर गए तो वापस भी तो आएंगे। अब वो जैसे ही ऊपर आए तो क्या होगा, प्रेशर कम होने लगेगा। अब प्रेशर कम होगा तो जो नाइट्रोजन ऑलरेडी डिज़ोल्व थी ब्लड में, तो वो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और नाइट्रोजन जो है वो उस ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और जब बाहर निकलेगी तो ब्लड में क्या आ जाएंगे, बबल्स आ जाएंगे। ब्लड में क्या फॉर्म हो जाएंगे, बबल्स फॉर्म हो जाएंगे, जिनकी वजह से उनके बैंड्स आ जाएंगे। बैंड्स मतलब कि ऐसा लगेगा दर्द होने लगेगा। जिस जगह पे भी नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी वहाँ पे बैंड्स आएंगे, दर्द होने लगेगा, और इस वजह से उस आदमी की मौत भी हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों, मौत भी हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं प्यार से समझाता हूँ। पिक्चरों में देखा होगा आपने, कौन सी पिक्चर देखी होगी, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, कभी देखी है? देखो उससे मैं क्लियर करता हूँ। ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा में कैटरीना कैफ और ऋतिक रोशन जो है कहाँ जाते हैं, समुद्र के नीचे। हाँ है ना, ऋतिक रोशन को पानी से बहुत डर लगता है, पर कैटरीना कैफ उसको दिख जाती है तो वो बोलता अरे कैटरीना है तो मैं तो जाऊँगा। तो वो जाते हैं दोनों जैसे ही जाते हैं तो बोलो क्या होगा, मान लो वो दोनों गए तो प्रेशर पानी बढ़ाएगा, पानी जो है प्रेशर लगाएगा, जिससे नाइट्रोजन जो ब्लड के अंदर है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब दोनों अंदर गए हैं तो ऊपर भी तो आएंगे, पिक्चर में ऊपर भी तो आते हैं। तो जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो प्रेशर क्या होने लगेगा, कम होगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, जिसकी वजह से ब्लड में वो नाइट्रोजन कम होने लगेगी। तो उस जगह पर बबल्स बन जाएंगे, और उस बबल्स के कारण उस आदमी या फिर ऋतिक रोशन या कैटरीना कैफ की बात कहूँ तो वहाँ पर उन्हें दर्द होने लगेगा, बैंड्स आने लगेंगे, और बैंड्स आने लगेंगे तो हो सकता है उन लोगों की मौत भी हो जाए। तो सर स्कूबा डाइवर क्या करते हैं इससे बचने के लिए? वो स्कूबा डाइवर एक सिलेंडर लेके जाते हैं, देखा होगा, बैग लेके जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं। उस सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन भी रहती है, ऑक्सीजन भी रहती है, और साथ के साथ हीलियम गैस को भी भरते हैं, जिससे बैंड्स ना आ पाए। क्या ना आ पाए, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 3 गैस होती है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एनसीईआरटी में इसका परसेंटेज भी है, मैं लिख भी दूंगा यहाँ पर। तो स्कूबा डाइवर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कौन सी गैस भर के ले जाते हैं, हीलियम गैस ले जाते हैं, जिसकी वजह से बैंड्स नहीं आते और उनकी मौत होने से बच जाती है। तो बच्चों ये तीनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। आप जल्दी से इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो करना है करें, जल्दी करें। चलिए बच्चों अब हम हेनरीज लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल्स में क्या होता है। तो यहाँ पर आपको नीचे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ें तभी समझ में आएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक बार आप पढ़ें, मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ें जल्दी से। आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपने ये देखा होगा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो आपको पहले क्वेश्चन समझा दूं कि मान लीजिए एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या है, वाटर है। बोतल में क्या है बच्चों, वाटर है, और वाटर का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है। और उसके अंदर किसको डिज़ोल्व किया जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना दिया हुआ है, 2.5 atm, वो भी 298 केल्विन पर, और साथ के साथ हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है 1.67 × 10⁸ पास्कल, और साथ के साथ आपको सोडा वाटर का वेट दिया हुआ है या फिर मास दिया हुआ है कितना, 500 ml। ये वॉल्यूम है, मैं मास भी निकाल के दिखा दूंगा आपको। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में आपको निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का मास, आपको निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है। क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार और समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज 1.67 × 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन, और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड इन सोडा वाटर, और सोडा वाटर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है।
और साथ के साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड का इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है। जब वो किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर डाली जा रही थी तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर दिया हुआ है कितना, 2.5 atm। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेट या मास कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो बच्चों सबसे पहले तो हेनरी लॉ पता होना चाहिए। बच्चों हेनरीज लॉ बताओ क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। सॉरी एक्स क्या होता है, एक्स जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, और सॉल्वेंट कौन है, सोडा वाटर। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर दिया हुआ है। बच्चों बताओ कितना प्रेशर दिया हुआ है, 2.5 atm। क्या दिया है बेटा, 2.5 atm। पर हमको इसे कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, बार में। किस में कन्वर्ट करना होगा बेटा, पास्कल में। सॉरी, किस में कन्वर्ट करना होगा, पास्कल में। तो atm को मैं किस में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, पास्कल में। और आपको बता दूँ पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 1.01 इंटू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ जगह का यूज़ करते हुए। तो बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना दिया है सर, 2.5 atm। atm को आप पास्कल में चेंज करने के लिए 1.01 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दे। याद रखें ये आपको कन्वर्जन आने चाहिए, ये कन्वर्जन हमने पिछले साल फिजिक्स में पढ़े थे। तो KH की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी दी हुई है बच्चों, 1.67 इंटू 10 की पावर कितनी, 8 पास्कल। और एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करें बच्चों, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को यही रहने दें और इस क्वांटिटी को नीचे ले जाएं। जल्दी से करेंगे तो 2.5 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाय किससे कर दें, 1.67 इंटू 10 की पावर 8। इसे फिलहाल कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। बच्चों बताओ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। याद करें मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है, सॉल्यूशन किससे मिलके बना हुआ है, वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से। और इसे हम सॉल्व कर लें, जो कि मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व्ड है। तो सॉल्व का आंसर आ रहा है 1.51 इंटू 10⁻³ अब बच्चों आपको निकालना क्या है, इस बारे में भी तो चर्चा करो। आपको निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का मास या फिर कहें वेट। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, मोल नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। ये आपको पता होगा, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। बच्चों बताओ यहाँ पर क्या है, नीचे जो है सॉल्यूशन है, नीचे क्या है बच्चों, नीचे क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सोचने की बात है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज़्यादा क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर ज़्यादा होगा वाटर, ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा वाटर होगा, और गैस कितनी होगी, बहुत ही कम। मतलब ये क्वांटिटी जो है इसके कंपैरिजन में बताओ क्या है, नेग्लेक्टेड। ये नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी इसके कंपैरिजन में क्या है, नेग्लेक्टेड। हाँ है ना, अरे भाई ये 1 लाख रुपए है और ये 1 रुपये है, तो 1 लाख 1 रुपये, क्या 1 रुपये को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये जो है इसको हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। और नीचे क्या चल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। और कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ वाटर। और यहाँ क्या चल रहा है बच्चों, मैं बिना देर किए जल्दी कर रहा हूँ, 1.51 इंटू 10⁻³ अरे सर ये क्या है, ये तो है वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें फाइंड करना है। और सर ये क्या है, ये है मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16, पर ऑक्सीजन है कितनी, 2 है, तो 2 इंटू 16। सर वेट कितना दिया हुआ है वाटर का, तो वेट दिया है वाटर का 500 ml। तो क्वेश्चन उठता है सर ये वेट है कि वॉल्यूम है। तो बच्चों आपको बता दूं डेंसिटी का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। हाँ है ना, और आपको ये पता होना चाहिए डेंसिटी जो होती है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। याद कर ले, देखिए बच्चों मैं आपको 12वीं पढ़ाने आया हूँ, मैं आपको 12वीं पढ़वाने आया हूँ। 12वीं में जो नया आएगा मेरी जिम्मेदारी, पर ये 12वीं से पहले ये मोलर मास कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, और बच्चों मास आपको निकालना है, मास नहीं पता। और वॉल्यूम क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 500 ml।
हाँ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 500 वन जा 500, तो 500 ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3 इंटू कितना आएगा ml, हाँ है ना, तो 500 ग्राम। और बच्चों आपको बता दूं 1 ml जो होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, 1 ml जो होता है सेंटीमीटर क्यूब ही होता है। तो मास बोलो कितना आ जाएगा, मास कितना आएगा वाटर का 500 ग्राम। तो यहाँ पर मैं मास कितना रख दूँ वाटर का 500 ग्राम, और मोलर मास वाटर का तो आपको पता होगा कितना होता है 18, और इसका इक्वल्स टू में कितना चल रहा है 1.51 इंटू 10⁻⁻⁶। बहुत से स्कूलों में, बहुत सी बुक में सीधे से एक बात रटा दी जाती है, क्या 500 ml जो होती है 500 ग्राम होता है, पर ये हर केस में पॉसिबल नहीं। ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है, वाटर के लिए। सर क्यों वाटर के लिए, क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, इसलिए रटना चाहो तो रट लो, पर मैंने तो समझा दिया। पर सच बोलूँ इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है यार, ये चीज़ें तो क्या है याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इतना करने लगोगे तो हर क्वेश्चन में अपने आप में डिटेल में बहुत सारी चीज़ पढ़ाई जाती है, इतना डिटेल में मत जाओ, सीधे से याद कर लो 500 ml ही 500 ग्राम होता है। पर किसके लिए, वाटर के लिए। सर कभी यहाँ पर वाटर की जगह कुछ अलग ले ले तो भैया अलग होगा, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 नहीं होगी, और 1 नहीं होगी तो मल्टीप्लाई भी अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बिना देर किए WCO2 लिखते हैं, और अपॉन में 16 2 जा 32, 32 प्लस 12 इज़ 44, और यहाँ पर क्या चल रहा है 500 अपॉन 18, जो कि ऊपर जाके हो जाएगा 18 अपॉन 500, और यहाँ क्या चल रहा है 1.51 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, सर कैसे आएगा 1.151 इंटू 10⁻⁻3। 44 को ऊपर ले जाए, 500 को भी ऊपर ले जाए, और नीचे कौन आएगा 18। और मेरे पास इसका पहले से आंसर लिखा हुआ है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आंसर लिख देता हूँ। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1.84 ग्राम, 1.84 ग्राम। क्या बच्चों? तो आप देख सकते हैं पानी कितना था 500 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी 1.84 ग्राम। इसी वजह से मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया था, नेगलेक्ट। ये हमें पहले से ही पता था कि ये चीज़ तो क्या होने वाली, बहुत ही कम होने वाली है, इसलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट शुरू में ही कर दिया था हमने, ठीक है। ऊपर क्यों नहीं किया? अरे भाई ऊपर थोड़ी कर सकते। हमेशा किसी चीज़ को नेगलेक्ट कब किया जाता है, जब उसके पड़ोस में बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको हमेशा। क्या एग्जांपल देता हूँ बच्चों, बताओ कभी आपने 1000 रुपये का शर्ट खरीदा, नहीं 999 का शर्ट खरीदा, और आपने दुकानदार को 1000 रुपीज़ दिए, और दुकानदार ने आपको 1 रुपये देने से मना कर दिया। क्या बोला कि अरे भैया खुले नहीं है, तो क्या आप उससे झगड़ा करोगे? जवाब है नहीं करोगे यार, नहीं करोगे। 1 रुपये के पीछे झगड़ा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 999 के रिस्पेक्ट में 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो क्या है, नेगलेक्टेड। पर मान लीजिए आप 1 रुपये की टॉफ़ी लेने गए, मान लीजिए आप 1 रुपये की टॉफ़ी लेने गए, और आपने दुकानदार को 2 रुपये दिए, और दुकानदार ने 1 रुपये देने से मना कर दिया। क्या बोला कि यार खुले नहीं है, अभी मैं नहीं दे पाऊँगा, तो क्या आप उससे झगड़ा करेंगे? बिल्कुल कर लोगे, इस बार झगड़ा करोगे। 1 रुपये की बात है। सर क्यों झगड़ा होगा? क्योंकि उसके पड़ोस में जो क्वांटिटी है वो कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं है, वो बड़ी क्वांटिटी नहीं, वो भी छोटी है। तो जब ये क्वांटिटी छोटी हो, बड़े के रिस्पेक्ट में, तभी आप नेगलेक्ट करोगे, नहीं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा बड़ा था, समझ में आ गया होगा, तो आप जल्दी से इसे लिख ले, नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, जो करना है करें, ले लीजिए। चलिए अब हम हेनरी लॉ का एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल कैसा है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। H2S इज अ टॉक्सिक गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड एक टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है, विथ रोटन एग, सड़े हुए अंडे की जैसी स्मेल होती है, इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये तो बेसिक चीज़ है। इफ solubility of H2S in water at standard temperature and pressure is 0.195 m। m क्या है इस बारे में डिस्कस करेंगे।
कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों, हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आपको बोल रखा है कि पानी के अंदर क्या डाली गई है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस डाली गई है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है उसकी स्मेल जो होती है वो सड़े हुए अंडे जैसी होती है, जहरीली गैस होती है। और इसकी जो है सॉल्युबिलिटी दी हुई है 0.195 m। ये m क्या है इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों 0.195 m का मतलब है कि ये दिया हुआ है मोलालिटी। क्या दिया हुआ है बच्चों, मोलालिटी। याद करें m का मतलब ही होता है, इस m का मतलब होता है मोलालिटी। कभी सर कैपिटल M दिया होता तो मोलारिटी होता, ये स्मॉल m है इसलिए मोलालिटी है। तो बच्चों मोलालिटी का फॉर्मूला याद करें। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर क्या आता था बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या लेते थे अपन, kg। याद करें, हाँ है ना, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों यहाँ पर सॉल्वेंट का वेट तो दिया नहीं है, तो हम ले लेते हैं कि लेट वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है, पानी। कितना ले लें बच्चों, 1 किलोग्राम। और 1 किलोग्राम कितना होता है बच्चों, 1000 ग्राम। पर यहाँ पे तो हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 1 kg इक्वल्स टू कितना, 0.195। सर 1 क्यों लिखा, 1000 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर वेट हमेशा किस में आना चाहिए, kg में आना चाहिए। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S मिल जाएंगे। सर कितना मिलेगा, 0.195 मिलेगा, हाँ है ना बच्चों, ये बात समझ में आई होगी। मैं समझाता हूँ, आपको नहीं आई तो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर H2S की मोलालिटी दी हुई है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन वेट ऑफ सॉल्वेंट या फिर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि kg में होना चाहिए। कभी आपको मोलालिटी नहीं पता तो यहाँ पे आई बटन को क्लिक करें, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने मोलालिटी मोल फ्रैक्शन सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट को हमने लेट कर लिया, कितना कर लिया, 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम, ये हो गया। फिर इसके बाद जो है वेट हमने 1 रख दिया, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S आ गए। सर तो करना क्या है, हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट निकालना है। तो बच्चों हेनरीज लॉ कांस्टेंट के लिए सबसे पहले आपको हेनरीज लॉ आना चाहिए। बताओ बच्चों हेनरी लॉ क्या होता है। तो हेनरी लॉ होता है प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू KH। और यहाँ पर आता है, क्या आता है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद करें, ये अभी थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा है। प्रेशर ऑफ H2S इक्वल्स टू प्रेशर इक्वल्स टू KH और मोल फ्रैक्शन। अब सर प्रेशर कितना दिया है H2S का, तो आप बताएं, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर इसका क्या मतलब, उससे क्या संबंध। ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm। क्या होता है बच्चों, 1 atm या फिर कहें 0.985 बार। ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। और सर टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, ये आपको पता है। पर हमें टेम्परेचर की बात नहीं करनी, प्रेशर की बात करनी है। तो प्रेशर की जगह हम कितना लिख देंगे, प्रेशर की जगह लिख देंगे 0.985 बार। आपको KH निकालना है। सर ये H2S क्या होता है, ये होता है मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ H2S डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, या फिर कहें फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन किससे मिलके बनता है, 2 चीज़ों से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ये बात समझ में आई होगी बच्चों, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 0.985 बार। आपको KH निकालना है। और बच्चों इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल सकते हैं। सर क्या कैसे डालें, ये वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 0.195। और ये वैल्यू भी आपको दी हुई है कितनी, 0.195। सर ये कहाँ दी, तो निकाल लो बच्चों। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों गिवन मास अपॉन में मोलर मास, हाँ है ना, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो बच्चों बताओ वाटर का गिवन मास कितना लिया है, 1000 ग्राम। कितना लिया है, 1000 ग्राम। और मोलर मास कितना होता है, 18।
मोलर मास कितना होता है 18। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? क्या हम में ताकत है इसे सॉल्व करने की? तो जवाब है हाँ सर, क्यों नहीं कर सकते। तो बच्चों हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास इसके आंसर लिखे हुए पहले से ही होते हैं। तो ये है 55.56। जब आप इसे सॉल्व करोगे पूरी तरीके से तो 0.985 और ये डिजिट यहाँ प्लस हो जाएगी। सर कैसे होगी? 5 + 5 और 5 11 5 और 9 14 15। तो बच्चों ये सॉल्व मेरे को पहले से ही पता है। ये है जो है टोटल आंसर लिख देते हैं। तो टोटल जो है KH की वैल्यू हमें मिल रही है, KH की वैल्यू मिल रही है 282 बार। बेटा सॉरी इसके लिए कि मैं कैलकुलेशन नहीं कर पाया, पर बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है, तो इसको आपको प्लस करना है, प्लस करने के बाद डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद इससे डिवाइड करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 282 बार। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और हमने आज हेनरी लॉ को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। और हाँ, न्यूमेरिकल इसके मज़ेदार हैं। सर क्यों मज़ेदार है? क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेशन बहुत करने होते हैं। इसके लिए मोल फ्रैक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोलारिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए, मोलालिटी क्या होती है ये भी पता होना चाहिए। और हर क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, दिल से पढ़ें तो सब कुछ समझ में आ सकता है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए। लिखना हो तो लिख लीजिए बच्चों, लिख लो। जल्दी से लिखते चलें बच्चों। लिख लिया होगा? लिख लिया बच्चों? चलो ठीक है बच्चों। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पूरी तरीके से हेनरी लॉ को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और कभी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार और ध्यान लगा के पुरानी वीडियो को देखें, और पुरानी वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें, तो तभी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करेंगे। बच्चों आपसे एक निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कभी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। लाइक करोगे तो हमारा हौसला बढ़ता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। और कभी समझ नहीं आ रहा है तो बच्चों प्लीज़ डिसलाइक करें। मैं डिसलाइक को भी मंजूर करूँगा। डिसलाइक का मतलब ये होगा कि मुझ में कुछ कमी है, वीडियो आपको समझ में नहीं आ रही है। और कभी आप डिसलाइक करते हैं तो मैं वीडियो उम्मीद करता हूँ, मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि अगली बार, और आपसे वादा करता हूँ कि अगली वीडियो आपको मैं बेहतरीन बना के दूंगा। और कभी आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो लाइक करें, मेरा हौसला बढ़ेगा। और वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करना ना भूलें। और बच्चों नोट्स बनाते चले। क्या करें? नोट्स बनाते चले। नोट्स बनाओगे तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा। तो बच्चों आज मैं यहीं पर विदा लूँगा और आपसे यही कहूँगा टाटा, बाय बाय, सी यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू।